रहमान रहीम। अभी हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। और इसमें जो पहला टॉपिक है दिस इज बेसिकली एंगुलर मोशन। ये जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को तरह तरह के एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा रोटेशनल मोशन को समझते हैं। देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। ये जो लाइन है, ये लाइन आप ऐसा समझ ले कि ये एक पहिया है और ये इसमें एक एक्सल लगा है। और ये जो पहिया है ये इस एक्सल के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये आपके पास फिक्स्ड है। ठीक है, ये घूम नहीं रहा है, सिर्फ ये पहिया घूम रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास क्या है, फिक्स्ड है। दिस इज फिक्स्ड। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास फिक्स है। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल तो देखिए ये बॉडी इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से। और ये लाइन जो है ये इसको परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशनल मोशन आपके पास मोशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करती है, घूमती है, जिसमें एक्सिस जो है वो आपके पास फिक्स होता है। कौन सी मोशन होती है जिसमें बॉडी क्या करती है, मूव अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। बॉडी इसमें एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है। और जिस एक्सिस पे रोटेट करती है वो आपके पास होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास एक लाइन होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये सच में मौजूद नहीं है, इमेजिनरी लाइन। और ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ये जो बॉडी रोटेट हो रही है ना, अगर इसका आप प्लेन ले लें, ये जो फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें कि जो बोर्ड है ये आपके पास एक प्लेन है, ये लाइन इसको इस तरीके से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ये लाइन जो है, ये लाइन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। और बॉडी इसके इर्द गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है। और याद रखें ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो लाइन है, ये बॉडी के इनसाइड होती है। क्या होती है, इनसाइड। और अगर इसमें मैं ये एक लाइन ले लूं, इस लाइन को हम कहते हैं रेफरेंस लाइन या रेफरेंस एक्सिस। ये आपके पास रियल लाइन है, ये इमेजिनरी नहीं है। ये लाइन आपके पास कौन सी लाइन है, रियल लाइन। और ये आपके पास होती है पैरेलल टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ये प्लेन ऑफ रोटेशन के पैरेलल होती है। ये लाइन आपके पास परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ रोटेशन के। ये लाइन पैरेलल होती है प्लेन ऑफ रोटेशन के। ये लाइन रियल होती है। और ये लाइन जो है ये इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, अच्छा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दिस इज बेसिक। अब इसमें एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में फ़र्क क्या है। देखें, ये सन है और यहाँ पे अर्थ है। अगर अर्थ इस तरीके से सन पे घूम रही है तो ये आपके पास सर्कुलर मोशन है। कौन सी मोशन है, सर्कुलर। क्योंकि
इसमें अर्थ से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस पे अर्थ घूम रही है वो बाहर है, लेकिन अगर अर्थ खुद के एक्सिस पर घूमती है, स्पिनिंग करती है, ये आपके पास रोटेशनल है और ये आपके पास क्या है, सर्कुलर है। सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी के बाहर होता है और रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। अब आपके पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आपके पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का सेंटर है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। एक सर्कल है, उसमें बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती है। यहां पे पहले एक थीटा बनता है, ठीक है। ये ए से लेकर बी तक ये फासला एस कवर करती है। ओ से लेकर ए तक ये जो फासला है ये आपके पास आर है। क्या है, आर। आर आपके पास रेडियस है। ए से लेकर बी तक ये आपके पास क्या है, एस है। तो अंदर जो एंगल बन रही है ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। ये आपके पास एक स्ट्रेट रोड है, आप पॉइंट ए से जा रही हो कहाँ पे, पॉइंट बी। इसमें ये जो आपके पास स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, और ये कर्व्ड भी नहीं है। ये आपके पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप सर्कल में पॉइंट ए से जाते हैं पॉइंट बी, यहाँ पे आप एंगल थीटा कवर करते हैं, तो ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एक डिस्प्लेसमेंट आपके पास लीनियर है और एक डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, एंगुलर। एंगुलर कहाँ कवर कर होती है, सर्कल में, और थीटा बराबर होती है एस डिवाइड बाय आर के। थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एस आपके पास आर्क लेंथ है, एस आर्क लेंथ है, आर आपके पास है रेडियस, ठीक है। एस आपके पास आर्क लेंथ, आर आपके पास रेडियस, थीटा आपके पास क्या है, दिस इज अ प्लेन एंगल। ये आपके पास कौन सी एंगल है, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल, इसको हम प्लेन एंगल भी कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। देखिए, अगर स्मॉल थीटा है, स्मॉल थीटा, तो ये आपके पास वेक्टर है। क्या है, वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा स्मॉल हो तो आपके पास वेक्टर होगी। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फिर ओबे करता है। अगर थीटा स्मॉल नहीं है, लार्ज थीटा है, थीटा आपके पास लार्ज है, तो फिर ये आपके पास स्केलर है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर थीटा स्मॉल है तो ये आपके पास वेक्टर है, अगर थीटा आपके पास लार्ज है तो ये आपके पास स्केलर है। क्या है, स्केलर है, ठीक है। क्योंकि अगर लार्ज थीटा है तो इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर स्मॉल थीटा है तो ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करती है। अब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी यूनिट आपके पास या तो रेडियन है, या डिग्री है, या रिवॉल्यूशन है, या रोटेशन है। ये सारे थीटास हैं। क्या है, सॉरी यूनिट्स हैं। क्या है, यूनिट्स हैं इनके। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि थीटा स्मॉल हो तो ये आपके पास वेक्टर है, थीटा लार्ज हो तो ये आपके पास स्केलर है। इसकी डिग्रीज कितनी है, रेडियन, डिग्री, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे इसका डायमेंशन, तो नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कर लो।
नो सर, नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं? ये आपके पास एक सर्कल है, पहले बॉडी पॉइंट ए पर थी, बॉडी चली गई पॉइंट बी, यहाँ पे आपके पास थीटा कवर हुआ था, थीटा आई, फिर बॉडी चली गई पॉइंट सी, यहाँ पे थीटा कवर हुआ था, थीटा एफ। अगर आप देखें तो इसमें थीटा में मुसलसल चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? चेंज। अगर थीटा में चेंज आ रहा है डेल्टा थीटा में टाइम के साथ साथ, तो ये आपको जो वेलोसिटी देगी इसको हम कहेंगे ओमेगा। ओमेगा आपके पास कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी। एक वेलोसिटी आपके पास ये है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये आपके पास लीनियर है और ये आपके पास हाँ एंगुलर है। ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस थीटा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी है। ये चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब अगर आपने इसकी डायरेक्शन मालूम, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इससे हम मालूम कर सकते हैं। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। हम इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, राइट हैंड रूल का, ए से लेकर बी तक अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वो ऊपर आएगी। देखिए, अपने हाथों को उस डायरेक्शन में टर्न करें जिसमें बॉडी घूम रही है, तो जहां पे आपका थंब आएगा ये आपको क्या देगा? एंगुलर वेलोसिटी देगा। क्या देगा? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, अब इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट आपके पास है रेडियन पर सेकंड या डिग्री पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड। और इसकी जो डायमेंशन है वो आपके पास है, ये 1/सेकंड है ना, तो सेकंड को ऊपर लेके जाओ T⁻⁻1। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? डायमेंशन है। अब हम एक ऐसा इक्वेशन निकालेंगे जो हमें रिलेशनशिप देगा, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान ये हमें रिलेशनशिप देगा। कैसे देगा इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। आप इस इक्वेशन को ले लें या आप इस इक्वेशन को ले लें, डेल्टा एस इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। या आप इसको ले लें, एस इज इक्वल टू आर थीटा, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, दोनों साइड को डेल्टा टी पे डिवाइड कर लें। ये इक्वेशन अभी आपने पढ़ा कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, आर को इधर मल्टीप्लाई कर ले तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों साइड पे डेल्टा मल्टीप्लाई कर ले तो ये डेल्टा एस और ये डेल्टा थीटा, दोनों साइड को फिर डेल्टा टी पे डिवाइड कर ले। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी ये आपके पास v के बराबर है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ये आपके पास ओमेगा के बराबर है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी।
तो ये वो इक्वेशन है जो आपको रिलेशनशिप देता है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब आपके पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखें, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। सिंपल, अगर लीनियर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी आपके पास क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा किस चीज के बराबर है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओमेगा आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा आपके पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आप ओमेगा निकालना चाहते हैं तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर ले अल्फा डेल्टा टी। अगर आप इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसका मतलब क्या है, दिस इज अ सर्कल, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा आई, पॉइंट बी है, यहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा एफ, पॉइंट ए पॉइंट बी, और इसके दरमियान क्या आ रहा है, थीटा। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है तो फिर ये जो हमें एक्सेलरेशन देगी दिस विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सत्ता सुधा ओमेगा वैल्यू delta उला बोला kuna como value sana landi द tadi जी सत्ता delta उला बोला डेल्टा delta ओमेगा पूरा। ओमेगा देखें ये आपके पास डेल्टा डेल्टा शो करता है चेंज को, तो फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये मैंने यहाँ पे पुट किया है। जैसे आप पहले क्लास 9 में क्या करती थी, डेल्टा वी आपके पास बराबर था वी एफ माइनस वी आई, माइनस वी आई, डेल्टा एस आपके पास बराबर था एस एफ माइनस एस आई। अच्छा, इसके लिए भी हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी क्या है, यूनिट्स है। अब इसके बाद इसकी डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन है टी पावर माइनस 2। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी यूनिट हो गई, इसका डायमेंशन हो गया, इसकी इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद रिलेशनशिप है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आपने अभी एक इक्वेशन निकाला v इज इक्वल टू के आर ओमेगा, यहाँ पे डेल्टा मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा v इज इक्वल टू के आर डेल्टा ओमेगा, दोनों साइड पे डेल्टा टी पे डिवाइड करो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये बराबर है ए के, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी ये बराबर है अल्फा के, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, अल्फा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, ए आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब मैं इस पे आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं। आपके पास एक
MCQs है। An electric motor turns 400 round per minute RPM. What is the angular velocity? What is angular velocity? What is angular displacement? What is angular displacement? ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड। अब इसको आप अंडरस्टैंड कर लें। पहले आपसे मांग रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? ओमेगा बराबर है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। हमें कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स 400 राउंड पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसने कितने राउंड्स लिए हैं? 400। एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिग्री आती है? 2 पाई रेडियन इसमें आता है। इसने तो 400 दफा ये घूमा है, एक में कितना घूमा होगा? 2 पाई घूमा होगा। और 1 मिनट में कितने राउंड पर मिनट है? कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये इसके साथ कैंसल, 2 1 2, 2 तिया 6। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 40 ज़रबे 3.14 तकसीमे 3। अगर मैं 3 को कैंसिल कर लूँ तो ये तकरीबन आपके पास 41 इशारिया समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक MCQs है इस पे। अगर हमने अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो थीटा बराबर है किसके? ओमेगा टी के। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आपके पास कितना है? 41.9। टाइम इसने कितना लिया है? 4 सेकेंड। अब अगर आप इसके साथ इसको ज़रब कर लें, 9 4 36, 3 हासिल, 4 1 4 4 3 3, यहाँ पे इशारे लगाओ। 9 4 36, 4 1 4 3 3 7 और 4 4 16, 167.6। ठीक है, अब आपके पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपके पास एक बॉडी है जो कि सर्कल में घूम रही है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, इस स्पेस की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ये पॉइंट बी है, इस पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ये पॉइंट सी है, इस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ये पॉइंट डी है, इस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। अगर आप देखें सर्कल में बॉडी जो है वो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो ऐसी एक्सेलरेशन जो सर्कल में प्रोड्यूस होती है, और सर्कल में क्यों प्रोड्यूस होती है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन बराबर होती है a इज इक्वल टू -v² डिवाइड बाय r। इसमें v आपके पास वेलोसिटी है, r आपके पास रेडियस है, r v, और a आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। नेगेटिव साइन शो करता है, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन will be
टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ए सर्कल। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा किसकी तरफ होगी? सेंटर की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी? सेंटर की तरफ होगी। अब अगर इस इक्वेशन को मैं मजीद अपडेट करना चाहता हूं तो a इज इक्वल टू वी आपके पास किसके बराबर है? आर ओमेगा के, तो इस पे स्क्वायर ले लें तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर और आर आपके पास कैंसिल, तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा अगर आप ले लें, ये जब पूरा चक्कर पूरा करेगी, ओमेगा आपके पास फिर आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के, ए स्क्वायर बन जाएगा आर। तो a इज इक्वल टू 2 दूणे 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर। तो ये इक्वेशन जो है इससे आप इसकी टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड आपके पास वो टाइम होता है कि जिसमें ये एक पूरा चक्कर क्या करती है? कंप्लीट करती है। अब फ्रीक्वेंसी की बारी आती है तो a इज इक्वल टू, ये एक फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है 1 बाई टी के, टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड बराबर है 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के। तो a आपके पास बराबर आ जाएगी 2 पाई का स्क्वायर और नीचे आपके पास एफ स्क्वायर, सॉरी एफ स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एफ स्क्वायर और ये आपके पास आर। दिस इज द फॉर्मूला इन द सेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फॉर्मूला इन द सेंस ऑफ टाइम पीरियड। क्या? 2 पाई के ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया है ना, ठीक है, तो हो जाएगा ना, आप कर लें 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर, ये मैंने स्क्वायर ऊपर लगाया है। अच्छा, अब आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल में सेंट्री का मतलब होता है सेंटर, पीटल का मतलब होता है सीकिंग। आपके पास एक बॉडी है वो सर्कल में घूम रही है, तो सर्कल के सेंटर की तरफ से इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डिफिनीशन है द फोर्स विच compels a body to move in a circle. The force which compels a body to move in a circle. दस फोर्स चागा एवा बॉडी पर सर्कल के पोतवाने बंदे मजबूर कई, सॉरी ऐसी फोर्स जो एक बॉडी को सर्कल में घूमने पर मजबूर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपके पास इस तरह एक रोड है, यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, ये आपके पास एक गाड़ी है। गाड़ी सर्कल में घूमेगी, क्यों घूमेगी? क्योंकि इसके ऊपर अंदर से कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एम मास है, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अब अगर मैं ऐसा करूं, F इज इक्वल टू एम, वी की जगह पे मैं लिख लूं आर ओमेगा, तो F इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये और ये कैंसल, तो F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपके पास एक इक्वेशन है। यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं जिसका मतलब होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर के सर्कल की तरफ होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ होगी।
ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। अब इसका एक मुखालिफ फोर्स है, इसका काम है बॉडी को सर्कल में घुमाना, और इसका एक मुखालिफ फोर्स है जिसका काम है बॉडी को सर्कल से निकालना। इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपके पास एक बॉडी है, ये यहां पर है। जब ये यहां पे जाएगी, यहां पे डायरेक्शन ये था, यहां पे डायरेक्शन ये है, यहां पे जाएगी तो डायरेक्शन ये है। आप देखिए हर एक पॉइंट पे बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर रही है। अगर आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ी होगी, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी कि जो भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी, आप उसको स्टेट ऑफ मोशन में लेके जाना चाहते हैं, तो वो हमेशा कोशिश करेगी कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो ये जो बॉडी कोशिश करती है कि स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कर ले, मेंटेन कर ले, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक इनर्शियल फोर्स है। जब भी बॉडी सर्कल में घूमने की कोशिश करती है, इसका काम होता है कि सर्कल से क्या करें, बाहर निकालें, आउट फ्रॉम सर्कल। इसका काम है कि सर्कल से बॉडी को क्या कर ले, आउट कर ले। सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट। तो एफ सी इज इक्वल टू माइनस, ये तो ऑलरेडी एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर थी, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। जो पॉजिटिव आएगा वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो नेगेटिव आएगा वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एमसीक्यूज जो है एक बार टेस्ट में आया भी था, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेगेटिव साइन मार्क किया था क्योंकि इसकी डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है, लेकिन ये पॉजिटिव आता है क्योंकि एक तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स में ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन मौजूद है, तो दोनों आपको पॉजिटिव साइन देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फिनोमेना आप वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करते हो। वॉशिंग मशीन जब कपड़े धोता है तो उसमें कपड़े घूमती है सर्कल में, तो ये आपके पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वॉशिंग मशीन के बाद क्लॉथ ड्रायर है, क्लॉथ ड्रायर कपड़े धोने वाली मशीन, उसमें भी आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। इसके बाद आपके पास है बैंकिंग ऑफ कर्व, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, जब भी आप किसी मोड़ में जाती है, मोड़ में किस तरह देखें, एक स्टूडेंट जा रही है मोटर कार में बिल्कुल स्ट्रेट, दूसरी स्टूडेंट इस तरीके से आ रही है इस मोड़ में, तो मोड़ का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा ऊंचा होता है, थोड़ी हाइट इसकी ज्यादा होती है, इस तरह होता है। गाड़ी फिर आसानी से क्या होती है, घूमती है। तो ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है। और इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास है V इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा। V आपके पास वो स्पीड है, V आपके पास है स्पीड, R आपके पास रेडियस, और थीटा आपके पास एंगल, कि कितने एंगल पे आपने रखना है। जब भी इंजीनियर्स आते हैं वो क्या करते हैं, अब मसला क्या होता है मैं अब इस पे समझाता हूँ। स्ट्रेट रोड है तो इस पे तो गाड़ी में सिंपल एक फोर्स होती है नॉर्मल फोर्स, एक फोर्स होती है वेट फोर्स। लेकिन अगर गाड़ी जो है वो इस तरीके से आ जाए, किसी मोड़ में आ जाए, मोड़ में,
तो इस तरह इसमें थोड़ी सी स्लोप होती है, बाहर वाला सरफेस थोड़ा ऊंचा होता है। तो गाड़ी तो फिर ये है, नॉर्मल फोर्स तो हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल फोर्स इस तरह परपेंडिकुलर होता है, वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होता है। फिर इस नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कौन करता है? वेट के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एक आपके पास एम जी कॉस थीटा, एक आपके पास एम जी साइन थीटा। सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी मोड़ में जाओगी तो मोड़ का जो रोड है उसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो थोड़ा ऊंचा होता है अंदर के मुकाबले में। ये जो ऊंचाई है, ये जो बैंक है, इसको हम बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। फार्मूला है एक, ये फार्मूला थीटा के लिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। अगर कोई आपको कहे कि इंजीनियर यहाँ पे कितना एंगल देगा तो यहाँ से निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। रेडियस भी निकाल सकते हो, स्पीड भी निकाल सकते हो कि इस मोड में हम कितना स्पीड लगाएंगे। रोडों के ऊपर अक्सर लिखा होता है कि खबरदार आगे खतरनाक मोड़ है, स्पीड लिमिट कम करे। तो ये सारी चीजें पहले से निकाली गई होती है। इसके बाद आपके पास है टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए ये आपके पास एक मास है, ये इस तरीके से घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। एक आपने आर्म इनर्शिया देखा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने जो इनर्शिया पढ़ा था वो आपके पास एक आर्म इनर्शिया था। क्या था वो? आपके पास एक आर्म इनर्शिया था। अब यहां पे ये जो m है, ये जो r है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास बराबर है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस। देखें कोई भी बॉडी अगर सर्कल में घूमती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सर्कल में ये मास पहले रेस्ट में था, मैं इसको मोशन देना चाहता हूं तो ये मुझे रेजिस्टेंस देगा। कोई भी बॉडी जब पहिया जो है, एक पहिए को आप स्टार्ट करना चाहते हो या एक पहिया तेज घूम रहा है आप इसको रोकना चाहते हो, दोनों केसेस में वो आपको रेजिस्टेंस देगी, अपोजिशन देगी। ये जो रेजिस्टेंस, ये जो अपोजिशन है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, इनर्शिया है। क्या है? इनर्शिया। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम मास है, आर आपके पास क्या है, रेडियस है, स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, अब इसकी यूनिट आपके पास क्या है, केजी डॉट मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी डॉट मीटर स्क्वायर। डायमेंशन इसका क्या है, एम एल स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर। अब आपको ये तो मालूम है कि जब भी एक बॉडी जो है ये घूमेगी तो इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा। तो टार्क का फार्मूला है टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ बराबर है किसके, एम ए के। तो टा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम आर, ए जो है वो अभी हमने थोड़ी सी देर पहले निकाली, आर अल्फा। तो आर अल्फा, तो टा इज इक्वल टू एम, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा। तो एम आर स्क्वायर किसके बराबर है, आई के। तो टा इज इक्वल टू आई अल्फा। इसका मतलब यह है कि टार्क की रोटेशनल मोशन में हम जो डिफिनीशन करते हैं, रोटेशनल जो चैप्टर है उसमें जो डिफिनीशन करते हैं वो है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो सिंपल हम करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो
एक तो मास पे डिपेंड करती है, दूसरा रेडियस पे डिपेंड करती है। तो ये मुख्तलिफ शेप्स की मुख्तलिफ होती हैं। अगर आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, इस तरीके का एक सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया है वो है I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वेयर। I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वेयर। अगर आपके पास एक खाली रिंग है तो खाली रिंग का जो इनर्शिया है वो है I इज इक्वल टू mr स्क्वेयर, इसमें 1/2 नहीं है। ये साल अगर आपके पास स्फेयर है तो स्फेयर का जो इनर्शिया है वो है 2/5 mr स्क्वेयर। दिस इज रिंग, दिस इज सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो 10 पेयर में नहीं पेयर। स्फेयर तो आप नहीं देखें, स्फेयर तो मैं यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकता हूँ ना। जी सर, पता सर ये सॉरी, ये मैंने इधर गलत लिखा। दिस इज अ सॉलिड स्फेयर है, दिस इज स्फेयर। वेरी गुड, यू आर टू एक्टिव। Excellent, you have got a prize for coming Eid. सबने तो इस तरह से एक्टिवनेस टेस्ट के मुकाबले। बस अल्लाह करे आपका एक्टिवनेस इस तरह हो। अब आपके पास है एंगुलर मोमेंटम। नहीं, इंशाल्लाह एक चीज जो आपके नजर से गुजरी होगी तो इंशाल्लाह वो आपको याद आएगी। लेकिन रमज़ान है तो इसमें थोड़ा ये एक मसला है कि बंदा जो है उसका ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी डाउन होता है, दिमाग उस तरह काम नहीं करता है जिस तरह आम दिनों में करता है। लेकिन अल्लाह ताला जो है उसमें बरकत भी शामिल करता है, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। बाकी जो है नहीं भी होगा तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए बेहतर फैसले करते हैं हमेशा। दवा करे टेस्ट तक दवा करे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बराबर है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ये आपके पास एक बॉडी है, ये इसका पोजीशन वेक्टर R है, ये उसका मास है m, ये उसकी वेलोसिटी है v। अगर आप p को मालूम कर ले तो p इज इक्वल टू m। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। r जो है वो आपके पास पोजीशन वेक्टर, तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P। क्रॉस प्रोडक्ट में हम कौन क्या लगाते हैं, साइन थीटा, तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा अगर आपके पास 0 है तो L भी 0 होगा। थीटा अगर आपके पास 90 है तो L आपके पास मैक्सिमम होगा। अगर आप इस टॉपिक को मजीद जो है इस तरह करना चाहते तो L इज इक्वल टू के R क्रॉस P की जगह पे एम वी, L इज इक्वल टू के R क्रॉस एम वी की जगह पे R ओमेगा, तो L इज इक्वल टू के एम आर स्क्वेयर ओमेगा। L इज इक्वल टू के एम आर स्क्वेयर की जगह पे I ओमेगा, या I इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखें L बराबर है R क्रॉस P के, यहाँ पे डेल्टा मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा L इज इक्वल टू R क्रॉस डेल्टा P। दोनों साइड पे डेल्टा T डिवाइड कर लें तो डेल्टा L डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू R डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो ये जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है,
ये आपके पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। तो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी यहां पे आपके पास बन जाएगा आर क्रॉस, ये आपके पास बन जाएगा एफ। तो आर क्रॉस एफ किसके बराबर है? टॉर्क है। तो इसका मतलब यह है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बराबर है किसके? टॉर्क के। किसके? टॉर्क के। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या है? अगर इस टॉर्क को मैं क्या ले लूं? जीरो, तो जीरो बराबर होगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के। डेल्टा टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो डेल्टा एल इज इक्वल टू की जीरो। डेल्टा एल किसके बराबर है? एल एफ माइनस एल आई इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर कर लें तो एल एफ इज इक्वल टू एल आई। इसका मतलब ये है कि आपके पास एल क्या है? कांस्टेंट है। और यही आपके पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि अगर एक पंखा आपके पास इस तरीके से घूम रहा है तो उसमें कोई भी टार्क नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। अगर आपके पास एक सैटेलाइट जो है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है तो इसका मतलब उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है और उसमें कोई टार्क नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। अब आपके पास है काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम दो लिख लेते हैं। एक आपके पास है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, एक आपके पास है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अगर एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो 1/2 m v स्क्वायर। अगर एक पहिया है वो घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v की जगह पे r ओमेगा का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 एम आर स्क्वायर किसके बराबर है? आई ओमेगा स्क्वायर के। तो ये आपके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? रोटेशनल। अगर एक बॉडी जो है वो आपके पास इस तरह एक स्लोप से नीचे आ रही है, एक बाल जो है वो आपके पास नीचे आ रहा है, इस तरह आएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगी। अपनी जगह पे घूमेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1/2 m v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। अब एक साइड पे मैं लीनियर क्वांटिटीज लिख लेता हूं और दूसरे साइड पे मैं एंगुलर, मैं इक्वेशंस लिख लेता हूं। इस साइड पे एंगुलर, इस साइड पे लीनियर। अगर मैं लिखूं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी तो एंगुलर, यहां पे इसके लिए होगा इस इज इक्वल टू के वी टी। अगर मैं लिख लूं ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी तो यहाँ पे इक्वेशन होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे ए की जगह पे अल्फा, यहाँ पे वी की जगह पे ओमेगा। अगर मैं लिख लूं यहाँ पे ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये थर्ड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। सिंपल, आप एस की जगह पे थीटा पुट कर लें, वी की जगह पे ओमेगा पुट कर लें, ए की जगह पे अल्फा पुट कर लें, ठीक है।
यहाँ पे इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वेयर। यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो बराबर है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। यहाँ पे हम टार्क इस्तेमाल करते हैं, टा इज इक्वल टू के आई अल्फा। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम मास को, इनर्शिया हम किसको कहते हैं, मास को। यहाँ पे हम टार्क का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम एफ इज इक्वल टू के एम ए। लीनियर में जो काम फोर्स करती है वो काम यहाँ पे टार्क करती है। यहाँ पे हम मोमेंटम लिखते हैं P इज इक्वल टू के एम ई, यहाँ पे L इज इक्वल टू के आर पी। यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास है रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हूप डाउन इंक्लाइंड प्लेन। ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे आपके पास एक है डिस्क और एक आपके पास है हूप। एक डिस्क है और एक आपके पास है हूप। ये हूप है और ये डिस्क है। दोनों में फर्क क्या है, डिस्क अंदर से फिल है और हूप अंदर से खाली है। हम हूप की वेलोसिटी भी निकालते हैं और डिस्क की वेलोसिटी भी निकालते हैं। हूप जब नीचे से ऊपर से नीचे जाएगा, यहाँ पे हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, नीचे जाएगा तो आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी 2 है क्योंकि ये एक तो अपनी जगह पे घूमता है, दूसरा ये नीचे भी आता है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, mgh ये बराबर है 1/2 एम वी स्क्वेयर के और ये बराबर है 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर के। देखिए इसके लिए मैंने लिखा है आई ओमेगा स्क्वेयर, इसके लिए मैंने लिखा है एम वी स्क्वेयर। अब अगर आपको याद हो, मैंने पीछे एक चीज आप लोगों को कही थी और उसमें मैंने क्या कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगर आपके पास सिंपल हूप है तो इसकी जो इनर्शिया है वो आपके पास बराबर होगी एम आर स्क्वेयर के। तो एम जी एच आपके पास बराबर है 1/2 एम वी स्क्वेयर और यहाँ पे 1/2 आई की जगह पे आप लिख ले एम आर स्क्वेयर। तो आपने ये इक्वेशन भी पढ़ा है v इज इक्वल टू के आर ओमेगा। ठीक है, ये एम आर बेसिकली ओमेगा स्क्वेयर है। अच्छा, तो v के ऊपर अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये बन जाएगी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इस तरह बनेगा एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख लोगे, वी स्क्वायर। तीनों में m है, m कॉमन कर ले। एम जी एच इज इक्वल टू ये बन जाएगी, देखें 1/2 एम स्क्वायर 1/2 एम स्क्वायर, ये बन जाएगी 2 क्रॉस 1/2 m तो कॉमन किया है वी स्क्वायर, m इसके साथ कैंसल, 2 इसके साथ कैंसल, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी एच के या v बराबर हो जाएगा जी एच अंडर द रूट। दिस इज द स्पीड
of a disc, hoop with which the hoop is moving downward. अब डिस्क में भी यही चीज है। कौन सी चीज है? देखें, यहां पे भी आप लिख लोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू की गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन है 1/2 mv स्क्वायर, रोटेशनल है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2। अब ये जो डिस्क है इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अभी हमने लिखी 1/2 mr स्क्वायर। तो 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ अपना 1/2 यहाँ पे लिख लें। तो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 से क्या बनता है? 1/4 m लिख लें, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लें? v स्क्वायर। तो mgh इज इक्वल टू m कॉमन कर लें, यहाँ पे 1/2 v स्क्वायर और यहाँ पे 1/4 v स्क्वायर। तो m और m कैंसिल, gh इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम अगर ले लूँ तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लें, 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो gh इज इक्वल टू 3v स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर ले, 4gh, 3 को डिवाइड कर ले इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3gh। अब यहाँ पे आप v स्क्वायर कॉमन निश्ता v स्क्वायर सिंगा कामन आखिस्ता दलते v स्क्वायर निश्ता v स्क्वायर बता अला कामन आखिस्ता दलता हम v स्क्वायर वाबे बो v स्क्वायर कट शे दलता हो निश्ता कना। अब इसमें किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे वो आपसे पूछेंगे। अब डिस्क नीचे जल्दी जाएगा या आपके पास हुप, मैंने तो वेलोसिटीज निकाली है, ये आपके पास डिस्क की है, ये आपके पास हुप की है। इसमें 4/3 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि v डिस्क इज ग्रेटर देन v हुप। डिस्क आपके पास नीचे जल्दी जाएगा एज कंपेयर टू आपके पास जो हुप है, क्योंकि डिस्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, वो तेजी से नीचे जाएगा। ये तो अभी लेंथी है। रियल वेट और दूसरा एपरेंट वेट। अगर एक बंदा है उस पर अर्थ की सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो ये उसका रियल वेट है। द रियल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रियल वेट। अब अगर एक चीज को हमने इस तरीके से रस्सी में बांधा है, जमीन उसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन रस्सी जो है वो उसको जमीन के खिंचाव से बचा रही है। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को बचाती है गिरने से, जो कि यहाँ पे टेंशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट। द फोर्स विच प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, उसको हम कहते हैं एपरेंट वेट। अब इसके हम मुख्तलिफ केसेस पढ़ते हैं। रियल वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एपरेंट वेट है उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास एक लिफ्ट है, यहां पे इसमें एक लड़की है, लेफ्ट रेस्ट में है, एक फोर्स नीचे लग रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है। अगर लेफ्ट रेस्ट में है तो मैं नेट फोर्स अगर मालूम कर लूँ, एफ नेट इज इक्वल टू W माइनस टी। नेट किस चीज़ के बराबर होगा? एम ए इज इक्वल टू W बराबर है mg माइनस टी। तो ए तो आपके पास 0 होगी, तो ये 0 इज इक्वल टू mg माइनस टी। टी को यहाँ पे यहाँ लेके आए, T इज इक्वल टू mg। देखें
अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका रियल वेट बराबर होगा किसके? एपरेंट वेट के। अगर ये लिफ्ट है, उसमें बॉडी ऊपर जा रही है, तो देखिए टेंशन फोर्स ऊपर ऊपर जा रही है, तो नेट फोर्स भी ऊपर और वेट डाउनवर्ड। तो अब क्या होगा? नेट फोर्स आपके पास बराबर होगा टेंशन माइनस वेट। नेट फोर्स बराबर है एम ए के, टेंशन माइनस वेट बराबर है एम जी के। एम जी को यहाँ पे लेके आओ, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो टी इज इक्वल टू एम ए लिख लो और एम जी किस चीज़ के बराबर है? वेट के। तो इस केस में जो टेंशन है वो ग्रेटर होगा किससे? वेट से। जब भी कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो इस केस में एपरेंट वेट ज्यादा होगा किससे? रियल से। अब इसके उल्टा जाते हैं, जब भी कोई बॉडी नीचे आती है तो इस केस में वेट ग्रेटर होगा किससे? टेंशन से। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन करती है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन करती है तो फिर इस केस में उसका एपरेंट वेट क्या होगा? जीरो। मतलब मैं आपको तीनों केसेस समझाता हूं। एक दफा आप लेफ्ट में हैं, लेफ्ट रेस्ट में हैं, तो इस केस में टेंशन बराबर होगा वेट के। एक दफा लेफ्ट किधर जा रही है? ऊपर, तो इस केस में टेंशन ग्रेटर होगा किससे? वेट से। एक केस में लेफ्ट नीचे जा रही है तो इस केस में वेट ग्रेटर होगा किससे? टेंशन से। एक केस में मैंने रस्सी को जो है काट दिया है, लेफ्ट फ्री फॉल मोशन कर रहा है, तो इस केस में आपके पास टेंशन किस चीज के बराबर होगा? जीरो के। तो एपरेंट वेट यहां पे किस चीज के बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी। अब इसके बाद इसमें सेटेलाइट के क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से वो एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है? सारे सेटेलाइट्स के मुतालिक हैं। हेलो, तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे और लेंथ की क्लास होगी 3 to 4 घंटे की, ठीक है? टाइम बस 10 से होके 1 बजे जान लिया, ठीक है?